इस मास्टर प्लान के तहत जो है वो स्पष्ट हमको संतुष्ट नहीं कर पा रहा है, इसीलिए हमारा आक्रोश है, विरोध है, इसीलिए हम संतुष्ट नहीं हैं। अभी हमने 16 तारीख को अल्टीमेटम भी दे रखा है। 16 तारीख से हम कुछ आंदोलन वगैरह करेंगे और कोई जबरदस्त कोई ठोस कदम उठाएंगे जब तक सरकार हमको जो हमारा पूर्व में भूमि अधिकार जो थे वास आउट वालों को वो पूरा नहीं किया तो हम बिल्कुल कोई बड़ा कदम उठाएंगे और बड़ा आंदोलन करेंगे। दिन भर के सांप बदल जाते हैं, आज एक आंख दिखा के चला जाता है, कल दूसरा आंख दिखाने आ जाता है। लोग दुनिया भर के लॉलीपॉप देते हैं। खैर भगवान भला करे, सबको इनको सद्बुद्धि दे और हमारी बात मोदी जी तक पहुंचे कि जैसा होना चाहिए था ऐसा हम लोगों के साथ नहीं हो रहा है। हमारा जो अस्तित्व था, हमारा जो मान था, हमारा जो सम्मान था, वो सरकार हमको लौटा दे, बस वही संतुष्टि का एक हम वही संतुष्टि हो सकते हैं, अन्य हम संतुष्टि अभी तक 1% भी नहीं है। कि इन 10 सालों में केदारपुरी में जो पुनर्निर्माण कार्य चल रहे हैं उसके बारे में किसी को कुछ पता ही नहीं है। स्पष्ट प्रदेश वालों को कुछ पता ही नहीं है। ये काम पता नहीं कहां से हो रहा है। ये नमस्कार, मैं हूं सुनीत चौधरी और आप देख रहे हैं पहाड़ी सफरनामा। केदारनाथ धाम में वर्ष 2013 की त्रासदी के बाद से पुनर्निर्माण के कार्य लगातार जारी हैं। हर वर्ष पुनर्निर्माण कार्य बढ़ रहे हैं। सरकार अपने स्तर पे पूरे प्रयास वहां पे कर रही है। अगर 2013 की आपदा में सबसे अधिक कोई प्रभावित हुआ है तो केदारनाथ धाम के तीर्थ पुरोहित। क्या कुछ वहां पे पुनर्निर्माण कार्य चल रहे हैं? मेरे साथ इस समय मौजूद हैं श्री केदारनाथ सभा के अध्यक्ष राजकुमार तिवारी जी। मैं उनसे बातचीत करूंगा। तिवारी जी, 2013 की आपदा के बाद अगर केदारनाथ धाम में सबसे अधिक कोई प्रभावित हुआ है तो वो तीर्थ पुरोहित हुए हैं। हालांकि जो वहाँ पे सरकार की चल अचल संपत्तियाँ थी उनको भी काफ़ी नुकसान हुआ है, तमाम लोगों को नुकसान हुआ है, मगर तीर्थ पुरोहितों को नुकसान ज़्यादा हुआ है। पुनर्निर्माण के कार्य वहाँ पे चल रहे हैं। किस तरीके से पुनर्निर्माण कार्य चल रहे हैं, किस तरीके से आप देखते हैं? पहले तो आपका मैं बहुत बहुत धन्यवाद करूंगा पहाड़ी सफरनामा का। आपने 2013 का जिक्र किया है और आज 10 साल पूरे हो गए हैं। आपने ये भी बताया, बिल्कुल 10 साल जो वहाँ पे वास आउट हुए 2013 में, तो सरकार की पॉलिसी उनके लिए कुछ अलग बनी और जो भवन खड़े थे उनके लिए सरकार की पॉलिसी अलग बनी। सबसे पहले तो एक तो आपदा ने मार दिया वास आउट वालों को और दूसरा सरकार ने वास आउट वालों को मारा है और आज तक वो घर से बेघर हैं। 10 साल पूरे हो गए हैं, लेकिन उनके लिए कोई भी स्पष्ट नीति नहीं है और आज तक उनको भवन नहीं मिल पाए हैं। ये हमारी बहुत लंबी लड़ाई है। ऊपर से शासन प्रशासन वाले बोलते हैं कि जो आपके खड़े भवन अभी भी हैं कि आप भी हमारे साथ सहमति बनाओ, हम आपको भवन बना के देंगे। लेकिन सबसे बड़ा विषय तो यह है कि जो 10 साल से घर से वंचित हैं, जिन पे आपदा की मार पड़ी है, उनके लिए सबसे पहले घर बनना चाहिए था और पहली प्राथमिकता उनको मिलनी चाहिए थी। फिर सरकार की एक और गलती, तत्कालीन उस समय जो भी सरकार थी उनकी एक गलती क्या है कि जो वास आउट वाले हुए उनके लिए अलग नीति बनाई। आपका 3 मंजिला था, 2 मंजिला था, लेकिन आपको एक छत का आपको मुआवजा मिलेगा। 26,999 रुपए के हिसाब से मुआवजा मिला है, लेकिन वो सिर्फ एक छत का मिला है, जबकि वो उनके 9 कमरे थे लेकिन उनको 3 कमरों का मिला है। 3 मंजिला भवन था, 3 कमरों के पैसा मिला है। और उस समय 26 से 27 फीट हाइट होती थी मकानों की, लेकिन उस समय बोलते थे 26 फीट से हाइट नहीं बनाएंगे ऊपर। उसके बाद आपदा के बाद जो हमारे खड़े भवन थे, उसके बाद कहा गया कि ये खड़े भवन आपको देने पड़ेंगे। केदारपुरी और मंदिर प्रांगण से पूरा रास्ता साफ पहली पैड की तरफ दिखाई देना चाहिए, लेकिन वही जस की तस स्थिति। आज देखो मकानों की हाइट 40 फीट चली गई। उस समय 27 फीट के लिए मना किया, आज 40 फीट चले गई। इतना भारी भरकम वहां पे काम हो रहा है। ना कभी वहाँ के स्थानीय लोगों से पूछते हैं, पता नहीं कौन वहाँ का आर्किटेक्ट है, कौन क्या है। जिले में आओ, जिले वालों को पूछो, वो बोलते हैं ये हमारा नहीं है, आगे से है। लेकिन आगे से कहाँ से है? वहाँ की भौगोलिक परिस्थितियां जो है वहाँ का आदमी जानेगा और उनकी स्थितियां क्या है, कैसी है। तो लेकिन ये थोड़ा स्पष्ट 10 साल तो हो गए, हम तो लड़ाई लड़ रहे हैं, लेकिन हम आज तक भी अपने को स्पष्ट नीतियों से हम बिल्कुल अवगत नहीं हुए, आज तक भी नहीं। हम अपने आप को बिल्कुल ठगा महसूस कर रहे हैं। देख, जब तक वास आउट वालों को जो उनका पूर्व में भूमिधरी अधिकार था वो नहीं मिला। अभी हमने 16 तारीख को अल्टीमेटम भी दे रखा है। 16 तारीख से हम कुछ आंदोलन वगैरह करेंगे और कोई जबरदस्त कोई ठोस कदम उठाएंगे जब तक सरकार हमको जो हमारा पूर्व में भूमि अधिकार जो थे वास आउट वालों को
वो पूरा नहीं किया तो हम बिल्कुल कोई बड़ा कदम उठाएंगे और बड़ा आंदोलन करेंगे। अच्छा अध्यक्ष जी, क्योंकि पुनर्निर्माण के कार्य चल रहे हैं, मैं अभी तमाम तीर्थ पुरोहितों के साथ बातचीत करूंगा। पुनर्निर्माण के कार्य चल रहे हैं, चाहे आप लोगों के विस्थापन का मामला हो, पुनर्बसागत का मामला हो, इस तरीके के जो मामले हैं, क्योंकि केदार सभा समस्त जो तीर्थ पुरोहित हैं उनका प्रतिनिधित्व करती है। अब तक कितना संतुष्ट है केदार सभा सरकार के द्वारा, चाहे केंद्र सरकार हो या राज्य सरकार हो, जो भी निर्णय लिए गए हैं उन निर्णयों से? देखो, संतुष्ट तो मैं नहीं कहूंगा, क्योंकि बहुत ज्यादा संतुष्ट तो हम लोग नहीं हैं, क्योंकि अभी हमने बताया कि आपको 10 साल से तो हम ऐसे ठगे अपने आप को महसूस कर रहे हैं। लेकिन आज भी जिन लोगों को मिले, मैं वही कह रहा, स्ट्रक्चर हमारे यदि 20 कमरे हैं तो वो प्रॉपर 20 कमरे हमको बना के नहीं दे रहे हैं। एक भवन वो तैयार करेंगे, उसमें 12 कमरे बनाएंगे, 12 कमरों में वो 4 लोगों को एडजस्ट करेंगे। और एक व्यवहारिक तौर से जो है, हमारे जैसे 100 वर्ग मीटर की भूमि है, पूर्व में हमारे उसमें 5 कमरे हैं, हम 5 भाई लोग हैं, और वो हमारा एक कमरे का निर्माण 20 वर्ग मीटर में है। अब वो 20 वर्ग मीटर में है तो हम उसमें 5 भाई लोग रहते, तो 5 एक कमरा सब भाई लोगों का है। लेकिन आज सरकार बोलती है हमारे साथ अनुबंध, प्रशासन बोलता है अनुबंध करवाओ, आपको हम देंगे, लेकिन वो अपने हिसाब से देंगे, वो हमारे हिसाब से तो नहीं देंगे। वो हमको 3 कमरे देंगे, वो हमें 3 कमरे 5 भाई लोग कैसे बांटेंगे? ये बहुत बड़ी विडंबना है। स्पष्ट हमारे पास कुछ भी नहीं है। हम कैसे सरकार का या मोदी ड्रीम प्रोजेक्ट का सहयोग करेंगे? नहीं कर सकते हैं, क्योंकि कुछ नीतियां, यहाँ की भौगोलिक परिस्थितियां क्या है उससे रूबरू वो जो अपना ये प्रोजेक्ट बना रहे हैं उनको होना चाहिए। लेकिन हम कई बार शासन और प्रशासन से गुहार लगा चुके हैं, आप उनको भेजो और जो हमारे अनुरूप वो स्ट्रक्चर बनाओ। हमारे कमरे ऐसे तो हमें नहीं चाहिए 40 वर्ग मीटर का कमरा, हमें आप 25 वर्ग मीटर का कमरा दो। लेकिन हम सब भाइयों के हित में देखते हुए हमारी नीति को, अपनी नीति को स्पष्ट करवाएं। लेकिन अभी तक वो सरकार बैकफुट पे, प्रशासन बैकफुट पे, वो नहीं कर पा रहा है। तो तमाम तीर्थ पुरोहित यहाँ पे हैं, वरिष्ठ तीर्थ पुरोहित यहाँ मौजूद हैं, मैं उनसे भी बातचीत करूंगा। पंडित जी, 2013 के बाद की स्थितियां तमाम बदल चुकी हैं, किस तरीके से देख रहे हैं आप? जो आपके हक हकूक थे, जो आपकी भूमिधरी के अधिकार थे, कितना उनका संरक्षण हो पा रहा है इस तमाम ड्रीम प्रोजेक्ट में? देखिए साहब, इसमें तो सबसे पहली बात है, जैसे हमारे पूर्व अध्यक्ष जी ने कहा, वक्ता ने कहा कि भाई हम ठगे से महसूस कर रहे हैं अपने आप को, क्योंकि ये दुनिया भर की शासन आते हैं, दुनिया भर के प्रशासक आते हैं और कई प्रकार के इनके शासनादेश होते हैं। कभी कोई शासनादेश होता है, कभी कोई शासनादेश होता है, कभी कोई बोलते हैं कि, लेकिन अभी तक किसी ने ये जियो नहीं बताया कि ये जियो में है क्या। जिसका जो भवन है, किसी को तो भवन मिल दिया, किसी को तो देखिए साहब, सबसे पहले आपदा आती है तो जो भले मरता है उसको खड़ा करते हैं, ऐसा नहीं कि जो खड़ा है उसको मारते हैं। सरकार ने क्या किया है कि जिसका बह गया वो तो बह गया, लेकिन जो खड़ा है उसको बोले तोड़ेंगे। पता नहीं कैसी दुर्बुद्धि रही SDM साहब रहे होंगे, या जो भी शासक प्रशासक या जो भी कॉन्ट्रैक्टर रहे होंगे, भगवान ने उनको कैसी दुर्बुद्धि दी कि भाई जो खड़ा है उसको क्यों तोड़ रहे हो, जो टूटा है उसको खड़ा करो। ये सरकार की पहले से नीति नहीं रही है। अब ये कौन सी सरकार की नीति है? कौन से देश में, ये हिंदू राष्ट्र में क्यों ये पाकिस्तान वाली या कोई चाइना वाली बात करते हैं? हिंदुत्व की बात तो कोई होती नहीं है। ये हमारा घर है, अगर किसी का अपने नंबर में खतो नहीं खाता नंबर में, अगर खेत में 1 फीट 2-4 फीट आगे पीछे है तो ये तो मेरा मौलिक अधिकार है, मैं तो करूंगा ही। और मैं नहीं तो यहाँ पाकिस्तान वालों को बसाएंगे। तो ये इस प्रकार से सरकार की नीतियां बहुत गलत हैं। सरकार ने पहले से लोगों को तोड़ा है, उसके बाद हम थोड़ा खड़े होने लगे, बड़ी मुश्किल से कहीं अब उनकी दूसरी नीति चलने लग गई है कि साहब ये मोदी जी का ड्रीम प्रोजेक्ट है। हमने कहा सब ड्रीम प्रोजेक्ट का बहुत स्वागत है, मोदी जी के नाम पे तो हम सब तैयार हैं, लेकिन बात यह है कि लोग चाहते हैं कि लोगों को जो हक हकूक है उसकी जमीन, उसके नाम की जमीन हो, उसके जितने रूम कमरे हों उसके कमरे उतने हों। कभी रूम कमरे बदल जाते हैं, कभी किराया बदल जाता है, कभी कुछ बदल जाता है। ये नीतियां स्पष्ट नहीं है सरकार की। इसके ये सरकार को, ये जो है ये प्रशासन सरकार को बदनाम करेगी। ऐसे लोगों को सचेत रहना चाहिए और सरकार को भी सोचना चाहिए, ऐसे लोगों को डल मटोल वालों को नहीं। भाई देखो, जब आपको जो ऑर्डर करना है, जो आपको जो निर्देश है वो है, और बताओ ना क्या क्या निर्देश है, आपको क्या कॉपी कहाँ है उसकी, अभी तक किसी ने नहीं बताई है। हम लोग रोज रोज दर बरसों से चिल्लाते 10-12 बरस होते हैं साहब, अभी तक कोई सोल्यूशन नहीं मिला है। और लेकिन महादेव
से ये प्रार्थना है कि भगवान इनको सद्बुद्धि दे। ये हमारे और देंगे जरूर, इनकी नहीं चलेगी। ये अवश्य हमको अपना आत्मविश्वास है कि ये हमारा जैसा था वैसा रहेगा, नहीं चलेगा किसी का, क्योंकि वहां की परिस्थिति में हम झेलते हैं। दुनिया भर का सरिया सीमेंट वहां पहुंच रहा है, इतनी छोटी सी जगह पे उसको गुरुत्वाकर्षण उसके हिसाब से भूगर्भ के हिसाब से उसका वेट कहाँ जाएगा। इतना वजन इतनी छोटे से टापू में, एक तो केदारनाथ एक टापू है, इसके चारों बाजू से नदियां समझो, लेकिन इतनी छोटी सी जमीन पे इतना वजन, करोड़ों टन माल पहुंच गया है। सरिया, मोटी सरिया, सीमेंट, मेरे ख्याल से कम एक दिन में 500 कट्टे तो सीमेंट के कंस्ट्रक्शन में लगते होंगे। चाहे वो नदी बन रही, चाहे वो पुल बन रहा है, चाहे कोई भवन बन रहा है, चाहे रोड बन रही है, इस प्रकार से। लेकिन ये कुछ मिला के ठीक है, हमारे हित में कुछ सरकार तो कह रही है कि केदारनाथ धाम को 2013 को देखते हुए अभेद दुर्ग बनाएंगे। नहीं, वो सोच रही है अभेद दुर्ग तो बनेगा, लेकिन यह अभेद दुर्ग बनाने का यही रास्ता नहीं है साहब। इतना आप वजन करो किसी जगह पे, और जो वहाँ के जो हकदारी हैं, जो हमारे पूर्वजों ने जैसे बढ़ाया, कभी किसी ने बोला हमने तो बोला हम बसात में नहीं है, हम पुनर्निर्माण में। हम बसात में सरकार के साथ कभी भी नहीं है, अभी पुनर्निर्माण में हम सरकार के साथ हैं। जिसका जहां पर घर है उसको वहीं पे बने, इसके लिए हम भी तैयार हैं, लेकिन उसको उसी हिसाब से उसको भू स्वामित्व मिले। मेन वजह यह है कि भू स्वामित्व नहीं, जिनके दिन भर के सांप बदल जाते हैं, आज एक आंख दिखा के चला जाता है, कल दूसरा आंख दिखाने आ जाता है। किसके देख के दे? एक इंसान को नहीं, हम 4 भाई होते हैं तो एक भाई को बुला लेते हैं कि चल भाई तेरे साथ ऐसा कर देंगे, तुम्हें ये दे देंगे, तुम दुनिया भर के लॉलीपॉप देते हैं। खैर भगवान भला करे, सबको इनको सद्बुद्धि दे, और हमारी बात मोदी जी तक पहुंचे कि जैसा होना चाहिए था ऐसा हम लोगों के साथ नहीं हो रहा है। हम ये प्रार्थना करते हैं आपके चैनल से कि आप हमारी बात भी आगे पहुंचाइए। चलिए, मैं आपके पास फिर से आऊंगा, मैं संतोष जी के पास जाऊंगा। संतोष जी, तमाम लोगों से हमारी बातचीत चल रही है, हर कोई कह रहा है कि महादेव जी ठीक करेंगे, क्या लग रहा है कि ठीक हो जाएगा? देखिए, पहले जो सरकार थी, जिस सरकार के समय में वहां आपदा आई, उसने जो गलती करी, अब दूसरी जो सरकार आई उसने भी वही गलती। क्योंकि जब केंद्र में हमारे मोदी जी आए, जो हमारे आपदा के बहुत बड़े घाव थे वो मिटे नहीं थे। लेकिन जब मोदी जी केंद्र में आए तो मोदी जी के आने से ही अब ऐसा लगा कि हमारे आपदा में जो घाव हम पे आए, हमारे पिताजी गए, हमारे भाई गया, छोटा भाई गया, तमाम बहुत मतलब जनहानि, बहुत सारी हानियाँ वहाँ पे हम लोगों ने झेली। वो आपदा देख कर के आज भी हमारा बिल्कुल रोना आ रहा है। लेकिन हरीश रावत जी ने क्या किया कि पहले आओ पहले पाओ। सबसे पहले ये होना चाहिए था कि जिन लोगों का पहले नुकसान हुआ उसको वहाँ पे बसाया जाए, लेकिन उस सरकार ने ऐसा नहीं किया। जबकि उस सरकार ने सहयोग करना चाहिए था, हरीश रावत जी की सरकार थी उस समय, जबकि मोदी जी ने भी बोला था हमको केदारनाथ दे दो, लेकिन नहीं दिया। और हरीश रावत जी ने बोला कि पहले यहाँ हमारे पास आओ, पहले आओ पहले पाओ। जबकि हमारे सहयोग उन्होंने आपदा में करना चाहिए था। सहयोग करने के बजाय उन्होंने आपदा पीड़ितों से सहयोग मांगा और पीड़ित किया लोगों के जो मकान बसे हुए पीढ़ी दर पीढ़ी से। हम भी नहीं जानते, पता नहीं कि हमारे पास 200-300 साल के यजमानों के लिखित वो हैं, पोथियां हैं हमारे पास, लेकिन तब से हम लोग वहाँ हैं। और हरीश रावत जी ने आपदा में कहा कि भैया जो आपका जो गया और दे दो, जो खड़े भवन थे दिया। हमने लगातार 2013 से 2024 आने वाले हैं, कहीं मुख्यमंत्री चेंज हो गए, कहीं प्रधानमंत्री आ गए, लेकिन सभी लोगों को एक आस भरी निगाह से हम लोग देख रहे हैं, लेकिन धरातल पे कुछ भी नहीं। हम लोग टूटते जा रहे हैं, हमारे घाव और वो हो रहे और टूट रहे। मैं इसी सवाल पे आ रहा हूँ कि जो हुआ वो हुआ। मौजूदा समय में 10 साल हो चुके हैं आपदा को, पुनर्निर्माण के कार्य वहां पे चल रहे हैं। मौजूदा समय में कितने संतुष्ट आप लोग हैं? तमाम, अगर मैं प्रशासन की बात करूं तो व्यावसायिक मुआवजा भी वहां पे इन दिनों बढ़ रहा है, इन तमाम व्यवस्थाओं पे। देखो, व्यवसाय वो तो 1 महीने का दिया। मैंने कहा अभी आपसे, हम पीढ़ी दर पीढ़ी से हैं, पीढ़ी दर पीढ़ी का 1 साल का मुआवजे से काम नहीं चलेगा।
हमारे दादा परदादाओं से वहाँ चल रहा है, इतना तो सरकार ने नहीं दिया होगा। हमारा जो अस्तित्व था, हमारा जो मान था, हमारा जो सम्मान था, वो सरकार हमको लौटा दे, बस वही संतुष्टि का एक हम वही संतुष्ट हो सकते हैं, अन्य हम संतुष्टि अभी तक 1% भी नहीं है। वो किस तरीके से लौटाए सरकार, क्या सजेशन देंगे? देखो मैंने कहा पहले आओ पहले पाओ, हमने किया, हमने सरकार को दिया, लेकिन लगातार हम देते रहे, सहयोग सरकार का सहयोग करते रहे, लेकिन सरकार ने अभी हमको मकान तो किसी लोगों को दे, लेकिन भूमि का अधिकार नहीं, सिर्फ वो किराया। जैसे हम यात्रियों को अपने धर्मशालाओं में रखते हैं, ऐसे ही यात्रियों ने अपनी धर्मशाला बना, ऐसे ही सरकार ने अपनी धर्मशाला बना दी और हमको धर्मशाला के रूप में वहाँ हम देख रहे हैं, हम ऐसे महसूस कर रहे हैं जैसे हम यात्रियों को अपनी धर्मशाला में रखते हैं। अब यात्रियों सरकार ने हमसे छीन करके और हमको धर्मशाला में रख रहे हैं, ऐसे हमको महसूस है। चलिए मैं अध्यक्ष जी के पास फिर से जाऊंगा। अध्यक्ष जी, जैसे अभी सवाल आया है एक कि तीर्थ पुरोहितों की स्थिति ऐसी हो गई है जैसे सरकार की धर्मशालाएं होंगी। देखो वही सबसे बड़ी बात यह है कि आम जनमानस को ये लगता है कि केदारनाथ जी में सिर्फ अवैध कब्जा है पूर्व से, लेकिन जबकि हम वहाँ पे हमारे खाता खतौनी है, हम भूमिधरी अधिकार हमारा वहाँ पे है केदारनाथ जी में। और सरकार का जो सरकार कहती है कि जो हमसे अनुबंध कर रही है उसमें लिखा हुआ है कि मास्टर प्लान के तहत हिसाब से, मास्टर प्लान लागू तो नहीं है, लेकिन हम ये चाहते हैं, हमने प्रशासन से मांग रखी कि इसका गजट नोटिफिकेशन आपने जो जारी किया वो क्या है, कैसा है, उसको सार्वजनिक करो। शासनादेश बस शासनादेश तो आप चेंज कर रहे हैं, लेकिन गजट नोटिफिकेशन इसका आप समझाओ हमें, क्या क्या आपके आगे की नीतियां क्या है, स्पष्ट करवाओ। क्योंकि और इसलिए कि हम इसीलिए अपने को आप ठगा महसूस समझ रहे हैं, और आज भी बिल्कुल ठगा महसूस इसीलिए समझ रहे हैं, स्पष्ट नीतियां हमारे सामने नहीं है। हमने 2010 के बाद इतना सहयोग कर दिया शासन प्रशासन को पुनर्निर्माण कार्य पे, रास्ता भी 60-70 फीट का चौड़ा बन गया, पुल भी बन रहा है, साइड डेवलपमेंट भी हो गया है, पीछे भी अपने भवन भी दे दिए, लेकिन हमें आज तक जैसे हमारे भवनों की स्थिति था, वो जो भूमिधरी अधिकार हमारा था वो आज तक नहीं मिल पाया। इसीलिए हम लोग बिल्कुल भी संतुष्ट नहीं है आज। अच्छा, मौजूदा स्थितियों की मैं बात करूंगा तो क्या कुछ चाहते हैं तीर्थ पुरोहित, क्या कुछ चाहती है केदार सभा, क्योंकि जो निर्माण कार्य है वो मास्टर प्लान के तहत होना है। मास्टर प्लान के तहत तो होना है, लेकिन मास्टर प्लान तो है नहीं। और स्पष्ट ये है कि जब 12 कमरे मिलेंगे, अगर हमारे पूर्व में वो क्षेत्रफल हमारा इतना आ रहा है, तो हमें उस हिसाब से सेपरेट भवन भी मिलने चाहिए। अब एक भवन में हमने 3-3 लोगों को एडजस्ट कर रहे हैं, ये नीतियां हमें सरकार की बिल्कुल भी सही नहीं लगी। क्योंकि एक भवन में अगर अभी एक भवन उन्होंने वहां पे तैयार भी कर रखा है और उस पर उन्होंने 5 लोगों को दे रखा है, तो उस भवन पे लाइट नहीं जलती है रात को, क्योंकि बिजली के बिल से एक लाइट उजाला नहीं करता, दूसरा नहीं, तो वो भवन देखो उजाला के लिए कर रहे हैं ना, मास्टर प्लान के, मतलब अच्छा लगे, सुंदर केदारपुरी लगे, दिव्य लगे, भव्य लगे, इसीलिए तो ड्रीम प्रोजेक्ट वो बना रहे हैं। लेकिन जब उस पर रात में उजाला ही नहीं होगा, वो दिव्य भव्य कहाँ से लगेगा? वो सिर्फ दिन को दिखाई देगा, रात को तो फिर वो अंधेरा दिखाई देगा। अच्छा, तमाम इन पुनर्निर्माण कार्यों को लेके जिलाधिकारी के पास आप लोगों का शिष्टमंडल गया था, किन बिंदुओं पर वहां पे बातचीत हो पाई, किन बिंदुओं पे सहमति बन पाई या आश्वासन मिल पाया? डीएम साहब ने कहा जो मेरे उसमें आते हैं मैं उन पर बिल्कुल करूंगा, आपने हमें सुझाव दिया, बिल्कुल मैं उस पर काम करूंगा। कुछ ऐसे हैं कि हमारे अधिकार क्षेत्र से बाहर हैं, आप अपनी बात आगे भी रखें वो, और जो मेरे अधिकार क्षेत्र में आपने जो मेरे को सुझाव दिया उस पर मैं बिल्कुल काम करूंगा। उन्हें सकारात्मक बात वार्ता हुई। अच्छा, बस ये तो प्रशासन स्तर पे, सरकार स्तर पे अगर मैं बात करूं, गवर्नमेंट उत्तराखंड गवर्नमेंट स्तर की मैं बात करूं, तो क्या कुछ ऐसे मामले हैं तीर्थ पुरोहितों के जिन पे कि सरकार को सीधे दखल देना है? देखो मुझे तो नहीं लगता, एक तो मुझे ये सरकार की नीतियां भी स्पष्ट मालूम नहीं हो पा रही है। मैं व्यक्तिगत सरकार, यहाँ की सरकार क्या कहती है, यहाँ का प्रशासन क्या कहता है, वो हमारी बात जो वो सिर्फ दिल्ली का हवाला दे देते हैं कि ये मामला सेंटर से है। लेकिन ये सेंटर में यहाँ का अधिकारी वर्ग, यहाँ का जो नेतृत्व है हमारे प्रदेश का या हमारे जिले, वो हमारी बात वो दिल्ली तक पहुँचा सकता है कि नहीं पहुँचा सकता है। मुझे तो नहीं लगता है कि ये बातें मोदी जी के टेबल तक गई होंगी, या ड्रीम प्रोजेक्ट मोदी जी का है तो वहाँ तक ये बातें गई नहीं गई, मुझे ये आज भी स्पष्ट मालूम नहीं है। मुझे तो नहीं लगता उनको कि हमारे अधिकारों का कितना हनन हो रहा है, हमारे साथ क्या हो रहा है। अब तक तो नहीं तो स्ट्रक्चर चेंज हो जाता,
जो हम चाह रहे हैं कि हम ये भवन भैया आप ऐसा बना रहे हो, लेकिन ये हमारी बात तो मुझे नहीं लगता हमारी बात मोदी जी तक गई हो। मोदी जी केदारनाथ आते हैं, हम उनके स्वागत में जाते हैं, लेकिन वार्ता के लिए हमें बिल्कुल अलग किया जाता है कि आप बिल्कुल खड़े रहेंगे, आप अपना सिर्फ ज्ञापन दूर से देंगे, मोदी जी को हाथ में नहीं देंगे, दूसरे को देंगे। लेकिन मोदी जी से तक हमारी बात नहीं जा पा रही है। ये बहुत बड़ा दुर्भाग्य है यहाँ का हमारे नहीं, प्रदेश में। अध्यक्ष जी जैसे कहते हैं कि हालांकि हर बार कहा जाता है दिल्ली दूर है, मगर केदार धाम में हर दूसरे या तीसरे महीने की अगर मैं बात करूं तो तमाम इस प्रोजेक्ट से जुड़े हुए जो सचिव लेवल के अधिकारी हैं, तमाम बड़े अधिकारी हैं, वो केदार धाम में होते हैं। क्या कभी उनसे इस विषय पे डिस्कस नहीं हुआ है कि आखिर ये मास्टर प्लान है क्या, इसमें होना क्या है? मैं वही स्पष्ट करवाना चाहूँ, यहाँ का जो अधिकारी वर्ग भी है, आते हैं सचिव लोग आते हैं दिल्ली से, लेकिन वो बात करते हैं लेकिन चले जाते हैं। अब ये ड्रीम प्रोजेक्ट है तो अब हमारी बात रखो ना, हमारी बात आप वहां तक रखो। अब हमने कई बार बताया यहाँ आर्किटेक्ट कौन है, केदारपुरी की बसावट कौन कर रहा है? भाई कार्यदायी संस्था तो हमें मालूम है ये कार्य कर रहे हैं, ये भवन बना रही है, लेकिन उसको काम कौन करवा रहा है, उसका आर्किटेक्ट कौन है, वहां का नक्शा किसने तैयार किया? वो उनको भी तो केदारनाथ आना चाहिए ना। यहाँ की भौगोलिक परिस्थितियां क्या है, वो दलदल भूमि है, और दलदल भूमि है तो यहाँ की भौगोलिक परिस्थितियां क्या है, कैसा है, कितना जमीन में गहरा जाना है, कितना जाना, पूरा आपको विश्वास नहीं होगा। PC 200 चलती है तो वो अपने अपने सीमित एरिया में कितने रिएक्टेड वो भूकंप लाती है, और मंदिर के पीछे भी खोदती है, मंदिर के आगे भी खोदती है, जहां भवन बनने वहां भी खोदती है। ये तो पूरी भूमि को हिला रहे हो केदारनाथ जी को पूरा। वो भी तो भविष्य के लिए खतरा है। वो आर्किटेक्ट तो अपना बना देते हैं नक्शा, दिल्ली में बैठ के, गुजरात में बैठ के, कहीं भी ना उत्तराखंड वाले को मालूम ना केदारनाथ वाले को मालूम। ये तो बहुत बड़ी विडंबना है। तो क्या हम ये कह सकते हैं कि इन 10 सालों में केदारपुरी में जो पुनर्निर्माण कार्य चल रहे हैं उसके बारे में किसी को कुछ पता ही नहीं है? स्पष्ट प्रदेश वालों को कुछ पता ही नहीं है। ये काम पता नहीं कहाँ से हो रहा है, ये कौन कहते हैं गुजरात से का आर्किटेक्ट कोई बना रहा है, वो गुजरात वाले को मालूम होगा। लेकिन यहाँ की परिस्थितियां गुजरात वाला कैसे समझेगा, कुछ मालूम नहीं है। अब वो कब केदारनाथ आते हैं हमें पता भी नहीं लगता है। आज तक वो आर्किटेक्ट केदारनाथ नहीं आए, उसके साथ हमारी बैठक हो ना, केदार सभा के लोगों की, वो जो केदार का रहने वाला है उसकी बैठक हो, उसको समझाए यहाँ की भूमि क्या है। आप भी अपनी भूमि को देखो, अपने स्तर से जांच करवाएं कि यहाँ का क्लाइमेट क्या है, यहाँ का वो क्या है, वो पूरा स्पष्ट है नहीं हमको संतुष्ट यहाँ का नेतृत्व और अधिकारी वर्ग नहीं कर पा रहा है। इस मास्टर प्लान के तहत जो है वो स्पष्ट हमको संतुष्ट नहीं कर पा रहा है, इसीलिए हमारा आक्रोश है, विरोध है, इसीलिए हम संतुष्ट नहीं है।